देश के स्वतंत्रता संग्राम से और आज तक और आज के बाद की कड़ी जुड़ी हुई है। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं आया। भाजपा को बहुमत मिल गई, योगी को लाके बैठा दिया। योगी तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। हमारे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब पंडित मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। अच्छा। आप उनके कद का अंदाजा ये लगा लीजिए। और इस हुकूमत का मालिक खुदे कह रहा बुलडोजर सर्विसिंग हो रही है, 10 तारीख से फिर चलेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बुलडोजर अपना ही चलता है कि ड्राइवर चलाता है? एक अब्बास दिखाई इसलिए दे रहा कि वो चर्चा का विषय बनाया जाए, उससे कुछ फायदा उठाया जाए। ये देखिएगा कि मऊ की गणना जब होगी तो एक बार हमको फोन करके बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत बची है कि नहीं। उन अलगाववादी ताकतों को कभी यहाँ सफल नहीं होने देंगे जो समाज को बांट करके राज करना है। और हिसाब इनसे किया जाएगा, हिसाब इनको देना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार किया है, जो बेईमानी की है, जो किसानों पर अत्याचार किया है, हिसाब किताब नहीं होगा। इसमें अब घबराहट क्या हो रही है? पसीना आएगा कि आपके हाथ बने हुए, आपका मतलब नहीं। इन सारे छोटे बड़े चैनलों का मालिक कौन है? अंबानी है, अडानी है। जब उन्होंने चैनल्स खरीद लिए हैं, वो जो एजेंडा देंगे, ये हुकुम के गुलाम हैं, ये वही दिखाएंगे। मनमानी लूट, जनता उससे त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, गिरती हुई कानून व्यवस्था से त्रस्त है। एक बेटी का बलात्कार होता है हाथरस में, दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा तोड़ के भीतर जाके उसको इतना मारती है कि वो वहीं मर जाता है। और निरीह किसानों पर, निहत्थे किसानों पर जीप चढ़ा देता है, 4 लोग मर जाते हैं। अगर यहाँ उनकी खैरियत होती तो यूक्रेन नहीं, वो कहीं वर्ल्ड वार हो जाए नहीं दिखाते, ये सारे चैनल वहीं पे खड़े होते। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं #भारत की खास पेशकश रेस 22। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ परिवारों के नाम, कुछ लोगों के नाम जब तक नहीं आते हैं तब तक सियासत अधूरी रह जाती है। इन्हीं नामों में से एक नाम है अंसारी परिवार का नाम। जब आप मऊ की बात करते हैं, गाज़ीपुर की बात करते हैं तो जहन में और ज़ुबान पर नाम आता है मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी। तो इस वक्त हम बीएसपी से सांसद, जो कि गाज़ीपुर से सांसद हैं, अफजाल अंसारी साहब के साथ हम हैं। सर, 6 चरण के मतदान हो चुके हैं जी। बीएसपी का प्रदर्शन कैसा था? बहुत अच्छा। हम लोगों की जो उम्मीद है उसके हिसाब से बहुत अच्छा। एक जो फीडबैक आ रहा है कि इस वक्त सबसे अच्छा टिकट अगर किसी ने बांटा तो वो बीएसपी ने बांटा, आप इसको मानते हैं? ये टिकट बांटने का फैसला हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लिया है और वो काफ़ी समझ के, परख के और सोशल इंजीनियरिंग को भी देखते हुए और अपना मिशन क्या है पार्टी का उसको भी नज़र में रखते हुए वो फैसला लेती हैं। और उनके द्वारा फैसला जो लिया गया है वो उचित और बहुत उचित होता है। तो कोई टिप्पणी की किसी को कहाँ गुंजाइश है। सर, लंबा वक्त गुजारा है आपने राजनीति में। पहले एक दौर था जब मुहावरों की बात चलती थी राजनीति में। आज सीधे सीधे तंज होता है, सीधे सीधे देशद्रोही कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है, बुलडोज़र चलवाने की बात कहा जाता है, पाकिस्तान भेजने की बात कहा जाता है, गर्मी निकालने की बात कहा जाता है। और जब जब बुलडोज़र की बात आती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अंसारी परिवार पर इशारा किया जाता है। देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका किसी सौभाग्य से या बाई चांस इस राजनीति में पदार्पण हो गया और वो किसी बड़े पद पर पहुंच गए। पद पे पहुंच जाना कमाल नहीं होता है, उस पद की गरिमा और उस पद पर बैठ के सबके साथ न्याय इंसाफ हो, जैसा संविधान की सौगंध लेके जब पद ग्रहण किया जाता है, ये कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जो एक्सीडेंटल आ गया इस पद पर, तो उसको इसका एहसास नहीं है। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो
हम एक्सीडेंटल नहीं आए हैं। हम्म, हमारे पुरखों ने देश के आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है। हम्म, इस अंसारी परिवार से हम्म, 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे थे हम्म, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। हम्म, कोड़े खाए, जेल गए, यातनाएं सही, फरारी काटी, कुर्बानी दी। तो एक बात जो कही जाती है कि आपने भी आते हुए कहा कि आपके नई जनरेशन, नई विरासत कैसा लग रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी इस राजनीति में आने का कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक विरासत थी। अब योगी आदित्यनाथ की विरासत पूछिएगा तो नहीं पता चलेगा, मोदी की भी नहीं पता चलेगी, ना अमित शाह की पता चलेगी। ये तो एक सौभाग्य से इन लोगों को मिल गई है। हमारी तो विरासत है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब देश गुलाम था तब 1926-27 में प्रेसिडेंट थे, वो हमारे पूर्वज थे। फरीदुल हक अंसारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। जब देश गुलाम था, देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और जेल गए। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी हमारे पूर्वज थे, जो राज्यसभा के भी एमपी रहे, लोकसभा के भी एमपी रहे। फरीदुल हक अंसारी साहब 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। तो ये जो हम राजनीति में आए, हम भी 5 बार विधायक और 2 बार संसद सदस्य, और हमारा छोटा भाई है जो हमसे 10 साल छोटा, मुख्तार अंसारी, वो पड़ोस के ज़िले मऊ से 5 बार से विधायक है। हमारे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी, उन्हें राजनीति में पहले कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब हम लोकसभा चले गए तो इस सीट पे जहां मैं 5 बार विधायक रहा, यहाँ से वो भी 2 बार विधायक रहे। अब उन्हीं के सुपुत्र, चूँकि वो 73 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, तो उनके बेटे को आप विरासत समझिए या वो ये समझिए कि पिछले 10 सालों में हमारे परिवार के ये नौजवान हम लोगों के साथ हमारी गाइडेंस में, समाज सेवा में और समाज के दबे कुचले लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए एक जागरूक नागरिक और प्रहरी के रूप में अपना योगदान देते रहे हैं। और अब जब ये थोड़ा राजनीति समझने लगे हैं, थोड़ा जिम्मेदार हुए हैं, पढ़ाई लिखाई इनकी पूरी हो चुकी है, तब इन्हें मौका दिया गया। अब फैसला तो जनता को करना है कि उन्हें वो इस लायक समझती है कि नहीं समझती है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र भी ऐसे नहीं हैं कि हमें कौम और जात के नाम पर वोट मिल जाएगा, हम जीत लेंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में 9% माइनॉरिटी का वोट है। शायद कोई प्रधान भी अपने गांव में इतनी कम उसकी कास्ट और कौम का वोट हो तो वो चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सके। लेकिन पिछले 40 सालों से तो मैं और मेरे पूर्वज, इससे पहले देश के स्वतंत्रता संग्राम से और आज तक और आज के बाद की कड़ी जुड़ी हुई है। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं आया। आपने योगी और उनके बुलडोज़र की बात की। हम आपसे बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और माननीय योगी जी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत करके एक एमपी की हैसियत से गोरखपुर के वो लोकसभा के एक मेंबर थे। केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, लेकिन उन्हें मंत्री का पद नहीं मिला, राज्य मंत्री भी नहीं मिला, संगठन में भी किसी पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो 3 साल से, जैसे 2019 से जीत के आज तक मैं एक साधारण एमपी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, उसी तरह वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 17 में जब चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी आई तो मोदी का चेहरा लेके आई, अब मोदी के साथ एक चेहरा और लाई। वो चेहरा था केशव मौर्य का। जो पोस्टर, जो बैनर, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और यही इंट्रोड्यूस कराया गया कि अगर भाजपा को बहुमत मिलेगी
तो ये केशव मौर्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एक पिछड़ी जात से संबंधित कुशवाहा समाज के लोग इस झांसे में आ गए। तमाम मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया, भाजपा को बहुमत मिल गई, योगी को लाके बैठा दिया। योगी तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, योगी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। हाँ, इस बार चेहरा है। इस बार मोदी जी ने भी कहा है कि योगी यूपी के लिए उपयोगी, यूपी प्लस योगी और उपयोगी। इस बार अमित शाह ने भी उनका पर्चा दाखिल कराया है वहां जाके, और इस बार पूरी पार्टी खड़ी है। योगी की नीतियां, योगी के कार्यक्रम, और उसी के बल के जनता के अदालत में गई है कि देखिए ये योगी जी बुलडोजर वाले, और इन्होंने जो कार्यक्रम चलाए हैं प्रदेश की जनता ने देखा है। 300 सहयोगी दल सहित 325 सीटें कमोबेश, अब की हम लोगों को 300 से 350 सीट दो, ये आ गई ये लेकर के। अब 6 चरण का चुनाव हो गया, 7वें का 7 तारीख को हो जाएगा। अगर योगी के कार्यक्रम अच्छे हों, मोदी का नारा अच्छा हो, जनता का विश्वास अभी बना हो, तब तो 350 क्या 400 भी सीट जीतेंगे ये लोग। और अगर कहीं 10 तारीख के गणना के बाद जनता इनको आईना दिखा देती है कि तुम्हारे कार्यक्रम जनता को पसंद नहीं, तुम बुलडोजर दिखा रहे हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे रोजी रोजगार का प्रबंध करो, तुम धर्म के नाम पर नफरत बांट रहे हो, हम चाहते हैं बढ़ी हुई महंगाई को खत्म करो। जो अधिकारियों ने लूट का वातावरण बना रखा है, मनमानी लूट, जनता उससे त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, गिरती हुई कानून व्यवस्था से त्रस्त है। एक बेटी का बलात्कार होता है हाथरस में, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता समय पर, वो मर जाती है, और उत्तर प्रदेश का सारा शासन और सारा तंत्र उन अपराधियों को बचाने में लगा रहता है। रातों रात उस बेटी की लाश जो उसके माँ बाप को मिलनी चाहिए थी, कम से कम अपनी बेटी की अर्थी को वो कंधा दे करके दाह संस्कार कर सके, उस बेटी को रातों रात मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। गोरखपुर जैसे शहर में कानपुर का व्यापारी आता है, होटल में, प्रतिष्ठित होटल में ठहरता है, आधी रात को बेलगाम पुलिस, ठोको पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा तोड़ के भीतर जाके उसको इतना मारती है कि वो वहीं मर जाता है। किसान आंदोलन कर रहा है कि ये काले कानून वापस ले लो, और गृह राज्य मंत्री भारत सरकार मंच पर पब्लिक के सामने कहता है कि मैं सिर्फ एमपी और मंत्री नहीं हूं, सब लोग जानते हैं कि मैं कुछ और भी हूं, और मैं 2 मिनट में सबको ठंडा कर दूंगा। और उसका बेलगाम बेटा अपनी हंटर जीप लेकर के जाता है, अपनी थार जीप लेकर के जाता है, और निरीह किसानों पर, निहत्थे किसानों पर जीप चढ़ा देता है, 4 लोग मर जाते हैं। जनता त्रस्त है कि सारे हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली हमें क्यों दे रहे हो। दिल्ली में बिजली 3 रुपए यूनिट है, उत्तर प्रदेश में बिजली 7.5 रुपए यूनिट है। जनता परेशान है कि तुमने कहा था फ्री सिलेंडर ले लो, आज सिलेंडर खाली हुआ, हम भराने जा रहे हैं तो 1000 मांगा जा रहा। जनता परेशान है कि अपने खेत की जुताई के लिए पहले 300 रुपया बीघा जुताई का रेट था, तुमने डीजल 65 से उठा के 100 पहुंचा दिया, पेट्रोल की 100 से ज़्यादा कर दिया, आज खेत की जुताई का 600 रुपया। तुमने कहा था किसानों की आय दूना होगी, किसानों की उपज तौल केंद्र पे नहीं खरीदी जा रही है, बिचौलिए उस उपज को खरीद ले रहे हैं। तो ये तो अपने नशे में हैं, इनको समझ में आ रहा है कि हम बुलडोज़र दिखा करके, डर, खौफ, आतंक का माहौल फैला करके, समाज को धर्म के नाम पर नफरत में बांट करके हम फिर जनता को धोखा देने में सफल होंगे।
5-5 किलो अनाज के नाम पर खैरात दे करके हम जनता का वोट खरीद लेंगे, लेकिन जनता त्रस्त हो चुकी है। और आप देखिएगा 10 तारीख का परिणाम वो आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की ये योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में इसका पतन होगा और ये सरकार इस बुरी तरह से हारेगी कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं होगी और केंद्र की सरकार की उल्टी गिनती 10 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। सर, आपकी जो अगली जनरेशन है, जैसे हम अब्बास को देख रहे हैं, मन्नू को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग सपा में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भविष्य है क्या उसका जो ये लोग समायोजित हो रहे हैं? देखिए, राजनीति करने के लिए ये लोकतंत्र की व्यवस्था है और तमाम पार्टियां और प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। मैंने खुद अपनी जो राजनीति शुरू की थी तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू की थी। 1985 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी के एक सिंबल पे चुनाव लड़ा था और फिर लगातार 4 इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के ही सिंबल से चुनाव लड़ता रहा, 4 बार जीता। हमने 21 सितंबर 1994 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की जब मैं अकेला बचा था सदन में कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी का सिंगल तनहा मेंबर था। उस हालत में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद समाजवादी पार्टी में 96 का इलेक्शन लड़ा और जीता भी। फिर 2004 में लोकसभा का भी इलेक्शन मैंने समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ा है और जीता है। परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें 2009 में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ा। अच्छा। हम समाजवादी पार्टी का टिकट हमें नहीं मिला। अब उन परिस्थितियों में बसपा में गया। 2010 में बसपा ने हमसे किनारा कशी कर ली, अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाया और हमने, हमारे परिवार के सदस्यों ने कौमी एकता दल से ही विधानसभा का और लोकसभा का दोनों चुनाव लड़ा। विधानसभा के चुनाव में अपने कौमी एकता दल से ही हम 2 सीट विधायक की जीत लिए। 5 सीटों पर हम सेकंड थे। 13 सीटें थी जहां हमारा तीसरा स्थान था। हम खुद लोकसभा का भी चुनाव लड़े। हमारे 2 लोगों को 1,65,000 1,70,000 वोट मिला लोकसभा में। तो किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी से ये साधारण बात नहीं होती। आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अभी तो पिछले दिनों इस लोकसभा के चुनाव में आपको पता है सपा बसपा का गठबंधन था और मुझे बहुजन समाज पार्टी ने संबल दिया था और मैं हाथी के निशान से यहाँ चुनाव लड़ा। गाजीपुर की महान जनता ने मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ 1.25 लाख वोटों के अंतर से हमको चुनाव जिताया, अपना प्रतिनिधि चुन करके दिल्ली में भेजा है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारा हमसे नहीं शुरू है राजनीति का सफ़र। देश गुलाम था जब किसी परिवार में राजनीति का सफ़र नहीं था। हमारे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब पंडित मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। अच्छा। आप उनके कद का अंदाज़ा ये लगा लीजिए। और हमारे परदादा फरीदुल हक अंसारी पंडित नेहरू के क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे और एक ही साथ 12 लाख की डिग्री लेकर के लंदन से वापस आए और एक ही दिन अरेस्ट हुए और फिरोजपुर की जेल में रखे गए। तो जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, देश की सीमाओं पे बलिदान दिया। हमारे परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे। जब 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ तब मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कीजिए, हम आपको पाकिस्तान की आर्मी का सेना अध्यक्ष बनाएंगे। उन्होंने ठुकरा दिया। ना, मुल्क हमारा ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरना पसंद करेंगे। आपको पता है कि 47 में ही कश्मीर पर हमला हो गया और पहली भारतीय सेना जो कश्मीर बचाने के लिए भेजी गई, उस सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर उस्मान ने किया था, जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए उस युद्ध में नौशेरा घाटी को फिर से जीता, झांगर घाटी को फिर से जीता और उस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को शहीद हो गए और उन्हें महावीर चक्र मिला अपनी वीरता के लिए। तो जिस परिवार के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, सीमाओं की बलिदान दिया है, उस परिवार के वंशजों को क्या इस देश में, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है?
अच्छा, तो जो नई पीढ़ी है उसको कुछ टिप्स देते हैं आप, चाचा बाबा वाला वो है, तो कुछ आते हैं वो लोग? जो खून हमारी रगों में है अपने पूर्वजों का है, और हमारा ही खून और उन पूर्वजों का खून उन बच्चों में भी है, वही जीन्स है। और हमें पूरा भरोसा और यकीन है कि जिस तरह से इस क्षेत्र के गरीब जनता का विश्वास जीता गया है, और हमारे जैसा आदमी, साधन विहीन आदमी, इस क्षेत्र से लगातार इतने दिनों से जनता के प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करके विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता रहा है, हमारे वंशज भी उसी पद चिन्हों पर चल करके उसी तरह जनता की सेवा करेंगे, उन्हें संतुष्ट करेंगे और सबको साथ लेकर के नफरत की खाई को पाटने का काम करेंगे, और उन सामंतवादी ताकतों को, उन फिरका परस्त ताकतों को, उन अलगाववादी ताकतों को कभी यहाँ सफल नहीं होने देंगे, जो समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं। अब्बास आपके भतीजे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। कल उनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, जिसमें आपने देखा होगा। हाँ। और वायरल क्या हुआ, मैं नहीं वहाँ गया हूँ, लेकिन मुकदमा दर्ज करना और दर्ज होना, एक तो चुनावी प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के बनाए गए जो नियम हैं उसका किसी के द्वारा भी उल्लंघन किया जाएगा तो मुकदमा दर्ज होता है। वो किसी के ऊपर भी अब एक अब्बास दिखाई इसलिए दे रहा कि वो चर्चा का विषय बनाया जाए, उससे कुछ फ़ायदा उठाया जाए। सर, बयान से सहमत हैं? आप बयान की बात नहीं, आप बस ये देखिएगा कि मऊ की गणना जब होगी तो एक बार हमको फ़ोन करके बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मानत बची है कि नहीं। खाली हमको ये बता दीजिएगा कि योगी के कैंडिडेट की ज़मानत बच गई। अगर उसकी ज़मानत बच भी गई तो भी हम मानेंगे कि अच्छी तरह से नहीं लड़ा। नहीं सर, लेकिन ये धमकी है कि अरे नहीं कैसी धमकी, रोज यहाँ बुलडोजर दिखा के कह रहा कि 10 तारीख तक के लिए ये हम अभी सर्विसिंग में खड़ा किए हैं, इसके बाद फिर चढ़ाएंगे। धमकी नहीं है, इस पे सवाल नहीं पूछेंगी? पूछेंगे सर, बिल्कुल पूछिए, पूछिए कौन अधिकार देता है कानून में, संविधान में कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो आप मुकदमा उठा लेंगे और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो हम अदालत में ट्रायल झेलेंगे? कौन अधिकार देता है? ये न संविधान मानने वाले हैं लोग, न कानून मानने वाले हैं लोग। और जब इनकी सरकार का पतन हो जाएगा, दूसरी सरकार आएगी तो कानून के रास्ते से चलेगी और हिसाब इनसे किया जाएगा, हिसाब इनको देना पड़ेगा। जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, जितनी ज्यादती और जितनी बेईमानी और लूट घसोट भ्रष्टाचार हुआ है उसका हिसाब नहीं देंगे? हिसाब तो देना पड़ेगा। परेशानी क्यों है? हिसाब तो ऊपर बैठे हुए उस एनेक्सी के पचतल्ले पे बैठे हुए लोगों की फिल्ली कांप रही है। देखिएगा 7 तारीख को मतदान से पहले वहां फाइलें जलाई जाने लगेंगी। हाँ सर, वो रुझान काले चिट्ठे इकट्ठा किए जाने लगे जलाने के लिए। मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा अयोध्या में जिलाधिकारी का जो बोर्ड का रंग बस बदल रहा है। देखते रहिए, हालात बदलने वाले हैं। लखनऊ के लोहिया पार्क बस में बस रंगाई बस पुताई बस शुरू हो गई है। बस तो वो समझ लीजिए। अब ये कौन सी बात है, जो गलत काम हुए हैं उसकी जांच ना हो? जो गलत काम हुए हैं और उसके लिए जांच में जो लोग दोषी आएंगे उनको सजा नहीं मिलेगी? बेचैनी क्या है? आपको क्या गरज हो रही है कि आप बेचैन हैं इस बात के लिए कि उसने ये क्यों कह दिया कि जांच होगी? अगर जांच होने की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, माननीय बहन जी भी इस बात को बार बार कह रही हैं कि इन लोगों ने अपने शासन काल में जितना दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, समाज के कमजोर तबके के लोगों पर जो जुल्म ढाया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो बेईमानी की है, जो किसानों पर अत्याचार किया है, हिसाब किताब नहीं होगा, उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी। इसमें अभी घबराहट क्या हो रही है? पसीना आएगा। सरकार का पतन निश्चित है, क्योंकि घमंड तो रावण और कंस का भी नहीं रहा। और ये मौजूदा दौर के ये अपने को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, लेकिन अपने को तानाशाह समझ रहे थे। नशा टूट जाएगा, गिनती 10 तारीख को होने दीजिए। अच्छा, मुख्तार साहब की प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चला, लखनऊ में जो उनका घर था मेट्रो सिटी में वो सील कर दिया गया, तो अगर सरकार बदलती है तो क्या फिर वही बदले की राजनीति होगी? आप पहले ही बताइए कि आप वकील हैं कि जज साहब हैं? नहीं सर, मैं पत्रकार हूँ। सवाल तो पत्रकार, ये सवाल, जो मामला जुडिशली में है, फैसला जुडिशली से होगा। जुडिशली में ये सवाल है कि ये सीलिंग गलत है, खुल जाएगा। ये सीलिंग जायज़ है, वो बंद हो जाएगा।
अब आप पहले ही से बता दीजिए कि जज साहब क्या फैसला देने वाले हैं, तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, जहां कानून से इतर बायस्ड हो के कार्रवाई हुई है वहां तो न्याय हो, ये मैं चाहूंगा। और न्याय करने वाली अदालतें हैं, अदालतों से फैसला आएगा। हम ये चाहेंगे, हम मांग करेंगे कि योगी और उनकी जमात के उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपराध किए थे और आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और जिनकी सरकार ने खुद अपना ही मुकदमा अपने उठा लिया है, उन मुकदमों की फिर से समीक्षा हो और कानून के रफ्तार से, कानून के रास्ते से उन मुकदमों की फाइलें फिर खोली जाए और इन लोगों को खड़ा किया जाए अदालत के सामने कि हिंदुस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ है तो सबको रूल का पालन करना पड़ेगा। अफजाल अंसारी को भी अदालत को फेस करना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को भी अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी तमाम मुकदमे जो उन्होंने वापस ले लिए, उसके बावजूद तमगा हमेशा अंसारी परिवार पर बाहुबली का क्यों लगता है? अब आप ये बताइए कि 8% 9% की आबादी का आदमी 40 साल से इस वातावरण में, जहां जाति और धर्म और मजहब के नाम पे खाइयाँ खदी जाती हैं, यहाँ के गरीबों की भरोसा लेकर, उनकी मदद लेकर के, उनके साथ जुट करके, उनका सहारा बन करके अगर लगातार राजनीति में स्थापित है तो किसी के जलने से क्या हो जाएगा। इस हुकूमत में बैठ के आदमी कानून को ताक पे रख करके अगर बुलडोज़र चला रहा है और इस हुकूमत का मालिक खुदे कह रहा बुलडोज़र सर्विसिंग हो रही है, 10 तारीख से फिर चलेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बुलडोज़र अपना ही चलता है कि ड्राइवर चलाता है? ड्राइवर चलाता है। अगर ड्राइवर बदल गया तब, अगर ड्राइवर बदला तब वही बुलडोज़र पलट जाएगा। बताएगा समतलीकरण, वो करेगा बराबरी, बराबर करने का काम हो बराबर करेगा। सर तो लेकिन बुलडोजर का ड्राइवर बचे पहले इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति, ये कैसी बदले की राजनीति? क्योंकि हम लोग भी युवा हैं, हम भी चाहते हैं साफ सुथरा सब नहीं, कुछ हो। आपने जो अत्याचार किया है उस वहां न्याय हो, हाँ, ये बदले की राजनीति। हाँ, न्याय होना चाहिए। आप बता दो, चलो आपको मान लेते हैं, आप ही बता दो कि नहीं, रूल का पालन हम करेंगे और रूल का पालन योगी को नहीं करना है। आप बता दो, ये है हिंदुस्तान के संविधान में? नहीं। तो हमारे खिलाफ, मुख्तार के खिलाफ, अब्बास के खिलाफ जो मुकदमा होगा वो मुकदमा अदालत में ट्रायल होगा और आपके जैसे पत्रकारों की भी अदालत में ट्रायल होगा। और योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपना मुकदमा अपने ही उठा लिया, उनके मुकदमे का ट्रायल नहीं होना चाहिए। सर इस सरकार में पत्रकार तो वैसे भी तमाम जो है मुकदमे हो रहे हैं, अगर ये आप लोग जान ले, पहचान ले, लात तो आपके ऊपर भी पड़ी है। जिस कार्यालय में 20 लोग काम करते थे, मैं जानता हूं वहां 10 लोग नहीं हैं। जहां काम के घंटे बने हुए थे। सर हम भुक्तभोगी हैं नागरिकता अरे तो संशोधन ठीक है, कानून में। उसके बाद भी आपके हाथ बने हुए हैं, आपका मतलब नहीं। इन सारे छोटे बड़े चैनलों का मालिक कौन है? अंबानी है, अडानी है। जब उन्होंने चैनल्स खरीद लिए हैं, वो जो एजेंडा देंगे, ये हुक्म के गुलाम हैं, ये वही दिखाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर की धमकी नहीं दिखाएंगे। नहीं तो सर मैं एजेंडाधारी पत्रकार नहीं हूँ। अच्छा, तो नहीं है तो कुछ दिन करिए, लेकिन आपको जब विज्ञापन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? विज्ञापन कौन देगा? फ्रीलांस किया जाएगा। करिए, तो फिर कहेंगे कि पकौड़ी छानो। तो फिर पत्रकारिता को मार्केट समझकर मार्केट नहीं समझा जाएगा। हिंदुस्तान की पत्रकारिता बड़े आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं। हाँ सर, उनका तो नाम ही रखा दिया ना, गोदी मीडिया। अच्छा, तो गोदी मीडिया ने ही इस देश में मीडिया की साख को मिट्टी में मिला दिया। अब आप यूक्रेन वाले मामले में देखिए किस तरह की हेडलाइन आती है। यूक्रेन छोड़िए, यूक्रेन तो भाजपा की सरकार का यहाँ पतन हो रहा, रोज मीडिया पे यही खबर चल रही थी। अब उन लोगों ने कहा कि भाजपा चूंकि यहाँ हार गई है तो दिखाने से क्या फायदा, चलो यूक्रेन चला जाए, विश्व युद्ध का खतरा दिखाया जाए। वो यूक्रेन पहुंच गए कि चुनाव तो हो रहा उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को सारा हिंदुस्तान क्यों देखे? अगर यहां उनकी खैरियत होती तो यूक्रेन नहीं, वो कहीं वर्ल्ड वार हो जाए नहीं दिखाते, ये सारे चैनल वहीं पे खड़े होते। ये चैनल भागे दूसरी तरफ इसलिए कि देश से अब यूपी के पराजय की चर्चा छुपाई जाए, कैसे इससे जनता का ध्यान हटाया जाए। अब तो यूपी गया, यहां के जाने के बाद यहीं से उल्टी गिनती शुरू होगी केंद्र सरकार की। मोदी बचेंगे क्या? योगी अपने जिले में आधी सीट नहीं जीत पाए, मोदी अपने जिले में आधी सीट नहीं जीत पाएंगे।
अभी बचेंगे क्या ये लोग? जनता ने समझ लिया है धोखा देने वालों को, झूठ बोलने वालों को, बेईमानी करने वालों को और चाटुकार पत्रकारों के माध्यम से अपनी गुनाह को छिपाकर और दूसरे बेगुनाहों पर कीचड़ उछालने वालों को जनता पहचान चुकी है। दिखाया करिए, रोज 350 सीट दीजिए आप लोग। 10 तारीख बचा है, गांव में हमारे नाऊ बाबू साहब का बाल काट रहा था। बाबू साहब ने पूछा, ए नौआ बता हमार बाल कितना बा सिर में? तो वो कलस की बाबू साहब अब तक 5 मिनट में आगे में आ जाई। तो अब 10 तारीख को सामने आ जाएगा। सर हम लोग 300 350 वाले के नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ 350 दिखाइए। हम लोग आज भी जब यहाँ जनसभा में गए हैं तो वहाँ पर हमें जो बच्चे दिखाई दिए अनुदेशक वाले 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि वो बोर्ड लेकर के आए, कोई इलाहाबाद से आया था, कोई बनारस से आया था, यूपी SSSC, हम उन बच्चों को ही दिखाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी। यहाँ कल योगी जी आए थे, 3.5 लाख आदमी थे स्कूल में। वहाँ मोदी जी आए थे गाजीपुर में, 5 लाख आदमी थे। कहाँ थे कल गाजीपुर में? ये तो मीडिया कह रहा है। मीडिया नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं 5 लाख आदमी वहाँ थे और 3.5 लाख आदमी यहाँ थे। हाँ। और आज अखिलेश जी का कार्यक्रम था, वहाँ पे 1,500-2 हजार आदमी वहाँ थे। नहीं सर, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 1,500-2 हजार नहीं थे। 2,000 कम थे और ज्यादा थे, 1200-1300 थे। नहीं सर। चलिए दिखाइए जरा आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ये थे अफजाल अंसारी, जो बहुत मुखर होकर बोलने के लिए मशहूर रहे हैं और आज अपनी बातों में हमें भी फंसा रहे थे। और अब्बास के बयान को भी इन्होंने कहा कि जो बात है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा, क्योंकि संविधान सबके लिए समान है। कैमरा पर्सन मानस मेहरोत्रा के साथ काविश अजीज, #भारत।